Hello everyone, welcome back to our channel YouTube channel फार्मास्पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का बेटा फर्स्ट पार्ट जो था वो कंप्लीट कर लिए थे। उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट बताए थे कि हाइपरटेंशन जो होते हैं वो होते कैसे हैं। कुछ स्लाइड्स थे पिछले क्लासेस में, जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्या किया था वहाँ पर बताया था। ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर लिए थे। चलिए आज वाली क्लास में अपन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे बेटा। यानी कुछ और ऐसे कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसके बेस पर आगे हम ट्रीटमेंट अप्रोच करेंगे। यानी कि अगर किसी को हाइपरटेंशन हुआ है और बीइंग अ फार्मासिस्ट एंड बीइंग अ डॉक्टर्स हमें क्या करना है, तो उस डिसऑर्डर को ठीक करना है, उस डिसऑर्डर को क्या करना है, ट्रीट करना है। तो डिसऑर्डर को ठीक करना है तो मैंने आपको बताया था कि बीमारी का पता होना चाहिए, मतलब वो डिसऑर्डर हुई कैसे इसके पीछे हमें जाना होता है। तो मैंने लास्ट क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे कार्डियक आउटपुट से रिलेटेड और ब्लड वेसल्स से रिलेटेड, जिसमें आर्टरियोस्क्लेरोसिस, आर्थरोस्क्लेरोसिस, कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसको आप जाकर के देख लीजिए। आज वाली क्लास में बेटा हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हाइपर टेंशन जो है, हाई ब्लड प्रेशर जो है, ये होता कैसे है उस वाले पॉइंट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। मैं हमेशा बताता हूँ फार्माकोलॉजी पढ़ने का सबसे कन्वीनियंट मेथड यही है कि आप पहले डिजीज को बहुत अच्छे से जानो। जब तक आपको डिजीज के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उस पर ड्रग बाइंड नहीं करा सकते। आप हमेशा फिर रटते फिरोगे ड्रग की क्लासिफिकेशन या ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सारी चीजें आप रटते रहोगे। लेकिन अगर आप पैथोलॉजी पे बहुत अच्छे से कमांड बना लेते हो, तो पैथोलॉजी यानी कि डिसऑर्डर पे, डिजीज पे अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाती है, नो डाउट आपको ना क्लासिफिकेशंस रटने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस रटने की जरूरत पड़ेगी। और हमारे जो कॉम्पिटिशन्स, हमारे जो एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशंस हो, चाहे जीपेट हो, नाइपर हो, या ड्रग इंस्पेक्टर्स हो, अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, चाहे अगर एमबीबीएस के बच्चे हैं आप तो पीजीआई का जो पेपर आपका होता है बेटा पीजी के लिए, एमबीबीएस के बाद के लिए, तो उसके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो ड्रग के क्लासिफिकेशंस और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड ही आते हैं। और अगर आपको ड्रग की क्लासिफिकेशंस याद हो जाती है तो आप इजीली क्या करोगे, ड्रग रिलेटेड पॉइंट यानी ड्रग्स के जो दूसरे पॉइंट होते हैं जैसे एडवर्स इफेक्ट ड्रग का एडीएमई यानी कि फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल, ये सब इजीली आपको याद हो जाएगा। और मैं बहुत छोटे छोटे निमोनिक्स आपको दूंगा, बहुत ही इजीली, बहुत ही कन्वीनियंट मेथड से हम ड्रग की क्लासिफिकेशन जो है बेटा वो अब याद करने जा रहे हैं। वेट फॉर शी मिनट बेटा। यस, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो मैंने क्या बताया था कि जो मेथड होते हैं जिसके बेस पर हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग स्टार्ट कर रहे थे, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव, है ना, यही देख रहे थे क्या, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के रीजन पे अपन थे कि क्यों ये होता है। यानी ये हाइपरटेंशन जो है, ये हाइपरटेंशन की अगर बात की जाए, अपन ड्रग तो बाद में डिस्कस करेंगे जी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बाद में जाएंगे, पहले तो हम हाइपरटेंशन समझ रहे थे। हाइपरटेंशन जो है बेटा, इसके दो रीजन थे। एक तो हम नॉर्मल रीजन देख रहे थे, जो हमारा क्या था, नॉर्मल था, यानी कि जिसमें हम हार्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखे थे जैसे कि हार्ट रेट, और कुछ ब्लड वेसल से भी रिलेटेड देखे थे कि ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये हमने नॉर्मल देखा था हाइपरटेंशन के रीजन कि क्यों हाइपरटेंशन होते हैं। अब कुछ मेजर रीजन पे आते हैं बेटा, कुछ मेजर रीजन्स पे आते हैं और उसके बेस पर अपन क्या करेंगे, देखेंगे कि हाइपरटेंशन बॉडी में होती कैसे है। ये जो है ये नॉर्मल है जी, जो अभी तक हमने डिस्कस किए प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस पार्ट में, वो नॉर्मल है। आज वाली क्लास में हाइपरटेंशन का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल आप अच्छे से और अंत तक वीडियो को देखें, है ना, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि हाँ ये टीचर जो है वो फार्माकोलॉजी सही पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है।
फार्माकोलॉजी समझ में आती है या नहीं आती है। और सबसे कॉम्प्लिकेटेड यूनिट उठा करके बैठा हूं, सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है अपना सीबीएस वाले पोर्शन में, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। डॉक्टर्स भी कम है जी इनके, कार्डियक के डॉक्टर कम है, और इसके ट्रीटमेंट में कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो हमेशा ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये इस वीडियोज के बाद आप देख लेना ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। मेजर में बेटा 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट क्या है? रीजन मतलब 2 है। एक रीजन है जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम काम करती है। ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस एएनएस आपने 4th सेमेस्टर में पढ़े होंगे, और अगर आपने नहीं पढ़े तो वो भी अपन लेकर के आएंगे वीडियोज, उन सब का बनेगा, थोड़ा सा वेट करो बेटा, है ना। तो यहां पर एक तो हमारा किससे रिलेटेड हो जाएगा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ पॉइंट हो जाएंगे जो आगे जाकर के हाइपरटेंशन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और कुछ जो है बेटा हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के थ्रू कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे बेटा क्या चीज के लिए, अपना हाइपरटेंशन कॉज करने के लिए। यानी कि हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन हैं, बॉडी के कुछ ऑर्गन है, कौन से ऑर्गन है ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये बॉडी के कुछ ऑर्गन्स है बेटा, और ये बॉडी के ऑर्गन आगे जाकर के क्या करेंगे, कुछ केमिकल सेक्रीट करेंगे, कुछ केमिकल सेक्रीट करेंगे बेटा। और ये दोनों यानी कि एएनएस और केमिकल्स दोनों मिलकर के हाई ब्लड प्रेशर क्या करेंगे, कॉज करेंगे। तो ये जेन्युइन रीजन है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा मेजर रीजन है जिसको हमें डिस्कस करना है, जिसको हमें पढ़ना है। सबसे ज्यादा मतलब जितने भी ट्रीटमेंट अप्रोच है, जितने भी क्लासिफिकेशन जो अभी आप देखोगे ना, ये सारे क्लासिफिकेशन आपको यहीं से मिलेंगे। जो मैंने यहां पर आपको बताया इसी से आपको पूरी क्लासिफिकेशन से मिलेगी। ये जो मैंने मेजर पॉइंट आपको बताया हूं, इस मेजर पॉइंट से ही आपको क्या मिलेगी, क्लासिफिकेशन से मिलेगी। चलिए, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्लाइड। और क्या मैंने बताया बेटा कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बिल्कुल अच्छे से कंसंट्रेट करके सुनेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, यहीं से क्लासिफिकेशन आएगी। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आपने रिसेप्टर पढ़ा होगा बेटा, क्या पढ़ा होगा, रिसेप्टर पढ़ा होगा। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम तो पहले 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम और एक होते हैं एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम। यानी कि एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम के अंदर में। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में एक क्या है बेटा अपने पास, सिंपैथेटिक, क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एनएस का मतलब है नर्वस सिस्टम। और एक अपने पास है बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी इसको बोलते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक को हम कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है बेटा, इसके खुद के रिसेप्टर होते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि जो भी फंक्शन होगा वो रिसेप्टर के थ्रू ही होगा। ये रिसेप्टर क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आना ही चाहिए। जो आपका जनरल फार्माकोलॉजी जो है 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, उसमें ये सारी चीजें दी गई है। और आप अगर नहीं भी पढ़े हैं या कोई न्यू स्टूडेंट है या 2nd सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो मैं आप बिल्कुल अच्छे से इन चीजों को मैं बताऊंगा बेटा। रिसेप्टर तो मैं इतने अच्छे से बताऊंगा, इवन फार्माकोलॉजी के हर एक चैप्टर में इतने अच्छे से डिस्कस करूंगा कि आप जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। और अगर आपने फार्माकोलॉजी से एमएस या एम फार्मा कर लिया ना, तो आपसे बेस्ट नॉलेज किसी का नहीं होगा। आप आरएनडी एफएनडी डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छे जगह पे जा सकते हो, नॉलेज के वाइज में बोल रहा हूं, लेकिन उसके लिए आपको जीपेट नाइपर क्रैक करना होगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है बेटा, रिसेप्टर है, और इसके रिसेप्टर हैं अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। आपने 2 पढ़ा होगा रिसेप्टर, तो यहां पर 2 रिसेप्टर मैं लिख रहा हूं, एक है बेटा अपना अल्फा रिसेप्टर और एक है अपना बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर जो है बेटा वो ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होते हैं। देखो, बॉडी के हर एक सेल के पास रिसेप्टर है, हर एक सेल का मतलब हर एक टिश्यू के पास रिसेप्टर है, और हर एक टिश्यू का मतलब हर एक ऑर्गन के पास रिसेप्टर है, और हर एक ऑर्गन का मतलब हर एक ऑर्गन सिस्टम के पास रिसेप्टर है ना, क्योंकि बॉडी बनी यही है, बेसिक यूनिट हमारा सेल है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। तो ये अल्फा रिसेप्टर जो है बेटा, ये अल्फा रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट होता है, तो आपको मालूम है कि अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है अपना ब्लड वेसल्स पे। ऑब्वियसली ये ब्लड वेसल्स पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये बीटा रिसेप्टर जो है बेटा, ये बीटा रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट होता है, हार्ट में।
अब अल्फा में भी अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा में है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ऐसे रिसेप्टर्स हैं। तो यहां पर अल्फा जो रिसेप्टर है वो ब्लड वेसल्स पे है अल्फा 1, और बीटा 2 रिसेप्टर जो है होता है वो क्या कहां पे प्रेजेंट होता है, हार्ट पे। अभी तो अपन फिलहाल अल्फा और बीटा ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे सिलेक्टिव रिसेप्टर अपन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सिलेक्टिव रिसेप्टर अपन डिस्कस करेंगे कहां पर, जब अपन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करेंगे उस समय। अब देखो, अगर कोई रिसेप्टर है तो रिसेप्टर का कोई ना कोई फंक्शन होगा, तब तो रिसेप्टर वहां पे प्रेजेंट है। अगर आप मान के चलो, देखो रिसेप्टर का एक बेसिक सा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। रिसेप्टर होता क्या है, आप अपने कॉलेज जाते होगे, कोचिंग जाते होगे, किसी रेस्टोरेंट में जाते होगे, होटल्स में जाते होगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते होगे, तो आपको एक रिसेप्शन काउंटर मिलता है। तो रिसेप्शन काउंटर पे क्या किया जाता है, आपको रिसीव किया जाता है। सबसे पहले आप वहीं पर जाओगे, आपकी इंक्वायरी ली जाएगी, आपसे पूछा जाएगा क्या करना है, नहीं करना है, किस लिए आए हो, ये सारी चीजें, है ना। और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास एक रिसेप्शन काउंटर होता है बेटा। ये जो रिसेप्शन कॉन्सेप्ट जो आया ना कोचिंग कॉलेजेस या रेस्टोरेंट होटल्स में, तो ये रिसेप्शन हमारी बॉडी से ली गई है, ये कॉन्सेप्ट हमारी बॉडी से ली गई, क्योंकि हमारे सेल के हर एक सेल के पास एक रिसेप्शन काउंटर होता है जिसको हम रिसेप्टर कहते हैं। कोई भी सबस्टांस अगर आएगा तो ये सबस्टांस सबसे पहले रिसेप्टर के पास जाएगा। जैसे हम जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो हम सबसे पहले रिसेप्शन पे जाते हैं और रिसेप्शन पे पूछते हैं। तो यहां पर ये रिसेप्टर सबसे पहले उसको क्या करता है, रीड करता है। क्या करता है, उसको रिसीव करता है। सबसे पहले आपको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उसको रीड करेगा कि आप कहना क्या चाहते हो, और उसके बाद उसको रिस्पॉन्स करेगा। ट्रिपल आर की यहां पर प्रोसेस होती है बेटा, रिसीविंग, रीडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। यानी आप रिसेप्शन पे गए, आपको रिसीव किया गया, आपको पढ़ा गया, आप बोलोगे कि भैया हम बी फार्मा में एडमिशन कराने आए हैं, तो कहेगा दाएं से आप लेफ्ट हो जाओ सर, दाएं से आप लेफ्ट हो जाओ तो आपको एडमिशन हो जाएंगे। ऐसा ही होता है। तो आप दाएं से लेफ्ट हो गए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो वहां पर क्या हुआ, रिस्पॉन्ड। तो वही चीज है, ये सेल के पास भी वही होता है, हर सेल के पास रिसेप्शन होता है। तो अगर यहां पर रिसेप्टर प्रेजेंट है बेटा, अगर यहां पर रिसेप्टर प्रेजेंट है अल्फा रिसेप्टर ब्लड वेसल्स पे, तो इसका कोई ना कोई क्या होगा, फंक्शन होगा, यानी कुछ ना कुछ ये रिस्पॉन्ड शो करेगा। रिस्पॉन्ड क्या शो करेगा, तो ये ब्लड वेसल्स को क्या करता है बेटा, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, तो ब्लड वेसल्स में ये कॉन्ट्रैक्शन क्या कुछ करेगा, तो ब्लड वेसल्स में क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हार्ट में प्रेजेंट है तो हार्ट में भी कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो हार्ट में क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, तो हार्ट में ये रिस्पॉन्सिबल होगा हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज हार्ट रेट। तो HRAT, हार्ट रेट को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब बताओ, अगर हमारी बॉडी के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अल्फा 1 यानी कि अल्फा रिसेप्टर और बीटा 2 यानी कि बीटा रिसेप्टर अगर एक्टिवेट हो जाता है, अगर वो स्टिमुलेट हो जाता है, तो वो क्या करेगा, तो अल्फा रिसेप्टर ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करेगा, और हार्ट वाला जो बीटा रिसेप्टर है वो हार्ट रेट को बढ़ा देगा। तो यहां पर सीन क्या होगा जी, यहां पर जैसे मान के चलो ये पाइपलाइन थी, आपने ये पाइपलाइन को कम कर दिया क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, ब्लड वेसल्स में आपने कॉन्ट्रैक्शन कॉज किया, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया पाइप। और अभी आप 5 लीटर ब्लड सप्लाई कर रहे थे, हार्ट रेट क्योंकि आपकी क्या थी, नॉर्मल थी, 72 पर मिनट थी। अब आपने हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया, तो ऑब्वियसली यहां पर अब आप कितना कर रहे हो, 8 लीटर ब्लड। तो पाइप भी आपने पतली कर दी, यानी पाइप भी आपने नैरो कर दिया, और ऊपर से प्रेशर भी बढ़ा दिया, ऊपर से आपने अमाउंट भी बढ़ा दिया, 5 लीटर से 8 लीटर बढ़ा दिया। तो क्या होगा, बीपी बढ़ेगा या कम होगा, ऑब्वियसली इस पाइप के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ये जो पाइप है यानी कि ब्लड वेसल्स है, इसके ऊपर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी कि हमें इन दोनों रीजन से क्या देखने को मिलेंगे कि इसके कारण हमारी बॉडी की ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। आया समझ में, ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। फर्स्ट केस क्लियर हुआ, कैसे यहां पर इंक्रीज होगा, जो हो सकता है मेरी स्पीड कम हो बेटा, तो आप 1.25 पे भी स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हैं। प्लेबैक में जाएंगे तो वहां पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना। तो यहां पर मैंने क्या कंप्लीट कर दिया कि एड्रेनर्जिक सिस्टम जो है यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। हम कारण पे आ रहे हैं बेटा कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी 2 रिसेप्टर है,
जो यहां पर इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसको देख लेते हैं। अब देखो ये बीपी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, याद रखना इस पॉइंट को, है ना। मैं यहां पे आपको लिख रहा हूं, रीजन के लिए मैं आपको लिख रहा हूं, जो आपको याद रखना है। रीजन में मैंने क्या लिखा, क्या चीज के लिए भाई? तो रीजन फॉर इनहांस यानी कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर, क्या है पहला? तो अल्फा रिसेप्टर। दूसरा रीजन क्या है बेटा? बीटा रिसेप्टर। ये दोनों बढ़ा रहे थे क्या? ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि भाई अल्फा और बीटा दोनों मिलकर के बीपी को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। अब आते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, है ना। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में अपन यहां पर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी बेटा दो रिसेप्टर होते हैं। एक रिसेप्टर होता है अपना मैस्कुरेनिक और एक होता है अपना निकोटिनिक। मैस्कुरेनिक और निकोटिनिक। मैस्कुरेनिक में M1, M2, M3, M4, M5 टोटल 5 रिसेप्टर होते हैं। निकोटिनिक में अपना होता है NN और NM रिसेप्टर। मैं बताऊंगा जब रिसेप्टर जब हम डिस्कस करेंगे तो यहां पर M2 और M3 रिसेप्टर, मैस्कुरेनिक 2 और मैस्कुरेनिक 3 रिसेप्टर जो है बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का यानी कि एसिटाइल कोलिन का यानी कि कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम का जो ये रिसेप्टर है, ये दोनों रिसेप्टर का रोल देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे करता है। अब एक सिस्टम है जी एड्रीनर्जिक और एक है कोलिनर्जिक। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि ACH और एड्रीनर्जिक यानी कि एड्रीनलिन, इन दोनों का इक्वल पोटेंसी होता है लेकिन अपोजिट होता है, एक दूसरे के क्या होता है? अपोजिट होता है। ये किसी चीज को अगर बढ़ा रहा है तो एड्रीनर्जिक उस चीज को कम करेगा, और अगर एड्रीनर्जिक किसी चीज को बढ़ा रहा है तो एसिटाइल कोलिन उस चीज को कम करेगा। जैसे मान के चलो अभी हमने क्या देखा कि एड्रीनलिन हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा था, कौन सा रिसेप्टर? अपना बीटा रिसेप्टर। तो यहां पर एसिटाइल कोलिन हार्ट रेट को कम करेगा, तब तो 72 पे बैलेंस है हमारी हार्ट। अगर हमें कोई बीमारी नहीं हुई है, हमें हाइपरटेंशन नहीं हुआ है, अगर हमारी बीपी नहीं बढ़ी है, यानी हमारी बॉडी में सिस्टम अच्छे से काम कर रही होगी। तो सिस्टम क्या काम कर रही है? तो एड्रीनर्जिक का बीटा रिसेप्टर हमारा बढ़ाना चाहता है बीपी, ये 72 से हमें बढ़ा करके 82 लेकर के चला गया, और ये एसिटाइल कोलिन जो है 82 से इसको फिर से 72 पे ले आया। यानी एक बढ़ाना चाहेगा, एक कम करना चाहेगा, दोनों की ताकत इक्वल है। जैसे अपन हैंड से हैंड लड़ाते हैं, ऐसे हाथ पकड़ के लड़ाते हैं ना, तो एक इधर गिरता है या तो इधर गिरता है। अगर दोनों की ताकत इक्वल है तो वो इक्वल बिल्कुल बैलेंस में रहेगा। तो यहां पर एसिटाइल कोलिन, अच्छा इधर वाला इस साइड इसको भेजेगा और उस साइड वाला उस साइड इसको भेजेगा, अलग करेगा, ऐसे करेगा, है ना, अपोजिट लेकिन इक्वल पोटेंसी। तो यहां पर एसिटाइल कोलिन और एड्रीनलिन दोनों की इक्वल पोटेंसी है लेकिन अपोजिट है। अगर एड्रीनलिन हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है तो एसिटाइल कोलिन हार्ट रेट को कम करेगा, जिस कारण से दोनों की पोटेंसी इक्वल है, जिस कारण से क्या हो जाता है कि उस कारण से हार्ट रेट जो है वो 72 पर कांस्टेंट रह जाता है। आया समझ में? अब मैंने आपको बताया था कि अल्फा रिसेप्टर ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करने वाला भी हमारी बॉडी में सिस्टम है। भाई भगवान जी ने जो बनाई हमारी बॉडी को, नेचुरल हमारी जो बॉडी है, तो इसमें वो भी सिस्टम है। तो यहां पर वहां पर क्या था? तो अल्फा रिसेप्टर ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यहां पर M3 रिसेप्टर है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एक डायलेट कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक डायलेट कर रहा है, दोनों की इक्वल पोटेंसी है, दोनों की ताकत इक्वल है, तो वो ना कॉन्ट्रैक्ट होगा ना डायलेट होगा, हमारी नॉर्मल रहेगी। लेकिन अगर इन दोनों में इम्बैलेंस हो गई, यानी या तो एसिटाइल कोलिन ज्यादा हो गया तो एसिटाइल एड्रेनालिन ज्यादा हो गया या कम हो गया, यानी इन दोनों के बीच में अब बैलेंस नहीं इम्बैलेंस हो गई, तो वहां पर ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ, हमें क्या होगा? डिसऑर्डर। हमें क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर हो जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट था और बहुत ही डिटेल में अपन पढ़ेंगे। ऑनलाइन का ये मतलब नहीं है कि केवल अपन क्वेश्चन बेस्ड ही स्टडी करें, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे बेटा। और बिल्कुल मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड लोगों से इसको शेयर कीजिए, अपने जूनियर्स से, अपने कलीग से इसको शेयर कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मैंने क्या बताया कि एक अपने पास क्या है भाई? तो M2 रिसेप्टर। ये M2 रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? तो याद रखेंगे ये प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। और M3 रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट है? तो ये M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है बेटा अपना ब्लड वेसल्स में। ठीक है, हार्ट में M2 रिसेप्टर का काम क्या है बेटा? तो हार्ट में ये काम क्या करता है? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या चीज के लिए, तो हार्ट रेट को कम करने के लिए। हार्ट रेट क्या हो गया, डिक्रीज, यानी 72 से भी कम। और ब्लड वेसल्स में M3 रिसेप्टर का क्या फंक्शन है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन यानी ब्लड वेसल्स को अब डायलेट करेगा। तो हुआ क्या था इस वाले सीन में, हुआ ये यहां पर था कि ये ब्लड वेसल्स क्या हो गया था, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया था। अब ये सिस्टम फिर से इसको डायलेट कर देगा। सेम कॉन्सेप्ट, यहां पर इसको फिर से क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। तो मैंने क्या बताया कि देखो अब ये हार्ट रेट कम हो रहा है 72 से कम। अगर 72 पर 5 लीटर ब्लड आ रही है और अगर हम 60 कर दें तो ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि हमने स्ट्रोक वॉल्यूम पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक बार बीट करेगी तो 70 ml ब्लड को आउट करेगा बॉडी। और अगर यहां पर हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है तो अब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा कि हमारी जो बॉडी है वो अब आपको क्या होना पड़ेगा कि 5 लीटर के बदले 4 लीटर ब्लड आ रही है। तो उस केस में हार्ट रेट डिक्रीज हो गया और वेसोडायलेशन होने के कारण यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, जो हमारी बीपी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड प्रेशर डिक्रीज कैसे होगा, तो देखो एक तो हमने जो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट था उसको हमने डायलेट कर दिया। डायलेट किसके थ्रू होगा भाई, तो डायलेट होगा अपना M3 रिसेप्टर, क्योंकि ये डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डायलेट हो गया। दूसरा 5 लीटर ब्लड आ रहा था, अब हम 3 लीटर ब्लड दे रहे हैं, क्योंकि हमने हार्ट रेट को क्या कर दिया भाई, तो हार्ट रेट को हमने डिक्रीज कर दिया। कौन सा रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर। तो 5 लीटर ब्लड जा रहा था, अब 3 लीटर ब्लड जा रहा था, तो ऑब्वियसली प्रेशर कम हो गया ना। एक तो आपने पाइप भी चौड़ी कर दी, उसका डायमीटर भी आपने बढ़ा दिया, और ऊपर से आप अंदर जो ब्लड जा रहा है वो ब्लड का कंसंट्रेशन भी कम कर दिया, अमाउंट भी कम कर दिया। तो दैट्स व्हाई हियर बीपी विल बी डिक्लाइन और डिक्रीज और रिड्यूस। यहां पर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, डिक्लाइन करेगा। आया समझ में। तो देखो मैंने यहां पर क्या बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चूंकि ये दोनों हमारी बॉडी बैलेंस में है, चूंकि ये हमारी दोनों बॉडी में बहुत अच्छे से प्रेजेंट है, इस कारण से हमें बीपी नहीं होती है। और अगर ये दोनों यानी एसिटाइल कोलिन और एड्रीनलिन अगर इक्वल है तो नो डिसऑर्डर, कोई डिसऑर्डर नहीं होगी। क्यों होगी भाई डिसऑर्डर, क्योंकि दोनों इक्वल है तो कोई बीमारी ही नहीं होगी। लेकिन अगर एसिटाइल कोलिन और एड्रीनलिन किसी भी कारण से इम्बैलेंस हो जाती है तो यहां पर बहुत सारे डिसऑर्डर आएंगे, और उनमें से एक डिसऑर्डर है हाई ब्लड प्रेशर। आएगा ना, क्योंकि एक क्या कर रहा है, बीपी बढ़ा रहा है, एक बीपी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अगर बीपी कम करने वाला मान लो एसिटाइल कोलिन का ही कंसंट्रेशन कम हो गया, एड्रेनालिन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो क्या होगा हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो एक तो ये जेन्युइन रीजन मैंने बता दिया हमारी बॉडी में कि हमारी बॉडी में कैसे क्या चीजें होती है, ये जेन्युइन रीजन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो अपन आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर। ये अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर, अभी हमें दो ऐसे मिल गए हैं जो रीजन है बीपी को बढ़ाने के लिए। हम M2 M3 नहीं लेंगे, क्योंकि M2 M3 तो बीपी को कम कर रहा है, तो उसको हमें क्या मतलब है, जो कम कर रहा है, हमें तो बीपी बढ़ा गया तो उसको हम बढ़ाने वाला एजेंट को रोकेंगे ना। जो बदमाशी करता है, जो शैतानी करता है, उसको पनिशमेंट देंगे ना। जो शैतानी नहीं करता उसको हम पनिशमेंट क्यों देंगे। तो यहां पर शैतानी कौन कर रहा है, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर, ये दोनों मिलकर के बीपी बढ़ा रहे हैं। और बीपी बढ़ गया मतलब कि हमें एक डिसऑर्डर हो गई, तो हमें बीपी को ठीक करना है, तो हमें सबसे पहले तो इन दोनों को ठीक करना होगा ना। जो भाई हमारे मोहल्ले में कांच तोड़ता है तो सबसे पहले तो हमें उसी को ठीक करना होगा ना, कि कांच तोड़ता कौन है, कांच थोड़ी ना लगाना। तो बात यही है कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर को हमें क्या करना होगा, आगे जाकर के देखना होगा। चलिए, ये तो हो गया एक जनरल जो मैंने आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बताया बेटा। एक हमारा जो सेकंड है बेटा वो है हमारी बॉडी के ऑर्गन से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया था। और ऑर्गन से रिलेटेड अभी मैंने यहाँ पे आपको शो किया था कि हाइपरटेंशन में एक एएनएस और एक बॉडी का ऑर्गन है। तो एएनएस वाला पोर्शन तो देख लिए, जो हाई बीपी कर रहा है, बॉडी ऑर्गन वाले पोर्शन पे आते हैं। तो बॉडी ऑर्गन में एक ऑर्गन है बेटा अपना लीवर। ऑब्वियसली आप जानते हो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी का, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी का जो लीवर है बेटा, तो लीवर जो है बेटा एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड करता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। तो लीवर क्या प्रोड्यूस किया,
तो लीवर प्रोड्यूस करता है केमिकल सब्सटेंस जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जीपीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी ड्रग की क्लासिफिकेशंस के लिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बस ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा ना, आपको मैं डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पे लेकर के जाऊंगा और वहां पर इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि फार्माकोलॉजी में अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम यूज कर रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के केस में, रेनिन इनहिबिटर अगर यूज कर रहे हैं तो उसका रोल क्या है, मैं अभी क्लियर करूंगा। तो लीवर प्रोड्यूस क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन। क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन, जिसको हम अल्फा 2 ग्लोबुलिन भी बोलते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है अल्फा 2 ग्लोबुलिन। ये एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में एक एंजाइम जो है बेटा वो कन्वर्ट करता है। यानी ये एंजियोटेंसिनोजेन जो है बेटा ये आगे जाकर के एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होगा। क्या चीज में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन, और इसको एंजियोटेंसिन 1 भी हम कहते हैं। ये एंजियोटेंसिनोजेन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम विच नेम इज रेनिन। एक एंजाइम है जिसका नाम है रेनिन एंजाइम, और ये रेनिन जो है बेटा, ये रेनिन को प्रोड्यूस कौन करता है, ये कहां पर सिंथेसाइज होता है, तो जेजी सेल ऑफ किडनी। जेजी सेल ऑफ किडनी, ये जेजी सेल ऑफ किडनी क्या है भाई, तो जक्टा ग्लोमरुलर सेल। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी आपके जीपेट के एग्जामिनेशंस में कि रेनिन एंजाइम सिक्रेटेड बाय, तो रेनिन एंजाइम सिक्रेटेड बाय जेजी सेल यानी जक्टा ग्लोमरुलर सेल ऑफ किडनी। हमारे किडनी में जेजी सेल प्रेजेंट होते हैं और वही जेजी सेल जो है बेटा रेनिन एंजाइम का क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। और ये रेनिन एंजाइम जो है एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब क्या होता है, तो ये एंजियोटेंसिन 1 फर्दर डिवाइड होता है, कन्वर्ट होता है बेटा एंजियोटेंसिन 2 में। क्या चीज में, एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 में ये फर्दर क्या होता है, डिवाइड होता है। तो एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम विच नेम इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यहां पर एक एंजाइम है, मैं ब्लू से जो लिख रहा हूं वो सबके सब एंजाइम है। चलो मैं यहां पे ई फॉर एंजाइम याद रखना। तो यहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको ACE भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, ACE। तो एंजियोटेंसिनोजेन जो है बेटा वो एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ रेनिन एंजाइम। एंजियोटेंसिन 1 विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 बाय द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और ACE। अब ये एंजियोटेंसिन 2 का अपन रोल पे आते हैं कि इसका क्या है। ये एंजियोटेंसिन 2 तो बन गया। अब ये एंजियोटेंसिन 2 हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ एक्शन शो करेंगे, कुछ प्रोसेस के लिए, कुछ फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और फर्दर ये आगे जाकर के एंजियोटेंसिन 2 एंजियोटेंसिन 3 में कन्वर्ट होते हैं और एंजियोटेंसिन 3 फिर डिजॉल्व होकर के फिर से क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन का फॉर्मेशन करने के लिए मतलब मॉलिक्यूल्स तैयार करता है। तो हमारे लिए काम की चीज कहां पर है, एंजियोटेंसिन 2। मोस्ट ऑफ द एक्शंस is performed by angiotensin 2 in the case of angiotensin। यानी angiotensin 1 उतना एक्टिव नहीं होता है, angiotensin 2 जो है बेटा वो क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। angiotensin 2 क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। angiotensin 1 जो है वो ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। तो ये angiotensin 2 को अगर कोई काम करना है जी तो इसको क्या करना होगा, रिसेप्टर इसको होंगे। मैं बताया ना कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको सबसे पहले रिसेप्शन बनाने होंगे। तो यहां पर एंजियोटेंसिन के भी 2 रिसेप्टर हैं। कितने रिसेप्टर हैं, 2। सॉरी, यहां पर एंजियोटेंसिन के भी कितने रिसेप्टर हैं बेटा, 2 रिसेप्टर हैं। एक रिसेप्टर का नाम है बेटा एंजियोटेंसिन 2-1 यानी कि AT1, एंजियोटेंसिन 1, और एक है एंजियोटेंसिन 2।
तो एंजियोटेंसिन 2 के भी दो रिसेप्टर हैं, एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर और एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर। मोस्ट ऑफ द एक्शन जो होगा वो इसके थ्रू होगा। मोस्ट ऑफ द जो एक्शन है बेटा वो कौन परफॉर्म करेगा, तो मोस्ट ऑफ द एक्शन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। अब क्या परफॉर्म करेगा, जैसे अपन अल्फा रिसेप्टर अभी डिस्कस किए, बीटा रिसेप्टर डिस्कस किए, M1 रिसेप्टर डिस्कस किए, M2 और M3 रिसेप्टर डिस्कस किए, तो वैसे ही एंजियोटेंसिन 1 का भी कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। क्या फंक्शन है वो देखते हैं जी। तो फंक्शन देखते हैं, यानी कि AT1 रिसेप्टर डिस्कस कर रहे हैं। AT1 रिसेप्टर का मतलब क्या हो गया, एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर। और एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर क्या करेगा बेटा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सबसे पहले क्या करता है बेटा कि इट इंक्रीज, एंजियोटेंसिन 1 का फर्स्ट पोर्शन, इंक्रीज द फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज द फोर्स ऑफ मायोकार्डियल, याद रखेंगे ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शंस by promoting calcium influx, calcium influx। इसका मतलब मैं समझाता हूं। कैल्शियम इनफ्लक्स का मतलब होता है कैल्शियम का सेल के अंदर इंटर होना। तो करता क्या है, तो AT1 रिसेप्टर जो है वो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हार्ट के जो मायोकार्डियम है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, और हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या करेगा, पंप आउट करेगा। मैंने आपको बताया था ना कि अगर डायलेट हो रहा है तो ब्लड फील होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड बाहर जाएगा। कैल्शियम की एंट्री होने के कारण, कैल्शियम अगर हार्ट में इंटर करेगा, सपोज दैट कि ये हमारा हार्ट है बेटा, इसमें अगर कैल्शियम की हम एंट्री करवाते हैं तो यहां पर क्या होगा, डीपोलराइजेशन। क्या होगा, डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन होने के कारण, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, ये सब क्या है मैं आपको सब बताऊंगा। ये CNS का टॉपिक है बेटा, और अगर यहां पर हम छेड़ेंगे ना तो ये 1 घंटा चला जाएगा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो अपन हाइपरटेंशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मैं बताऊंगा आपको, है ना, मैं उस चीज को भी डिस्कस करूंगा आने वाले टाइम पे, आपको पूरी फार्माकोलॉजी एक एक चैप्टर आपको डिस्कस करूंगा अच्छे से। तो कैल्शियम की एंट्री होगी तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का सिंपल मतलब समझो कि अब एनर्जी आ गई कार्य करने की। तो हार्ट के पास जब एनर्जी आएगी तो हार्ट का काम क्या है, तो ब्लड को पंप आउट करना, ब्लड को बाहर करना। और अगर हमें एनर्जी आप दे दोगे तो ब्लड को हम ज्यादा पंप आउट करेंगे ना। अगर ज्यादा ब्लड बाहर आएगा तो आपको मालूम है कि आपकी पाइप जो है वो पाइप में ब्लड ज्यादा भर जाएगी, और अगर पाइप में ब्लड ज्यादा भर गई तो आपको मालूम है कि बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देख रहे हो कैसे एंजियोटेंसिन 2 का एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर जो है कैसे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो ड्यू टू कैल्शियम इनफ्लक्स, इसीलिए तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करेंगे जी, कैल्शियम को एंट्री ही हम बंद करवा देंगे। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको ये सारी चीजें बहुत बहुत अच्छे से, अब तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा कि चीजें कैसे चल रही है यहाँ पर। तो चलिए ये एक कॉन्सेप्ट था, है ना। तो एक तो मैंने ये फंक्शन बताया। सेकंड फंक्शन है बेटा इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन सेक्रीशंस। सेकंड फंक्शन क्या है बेटा कि ये क्या करता है, तो इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन सेक्रीशंस। ये अपना नेफ्रॉन्स के अंदर, किडनी के अंदर एल्डोस्टेरॉन की सेक्रेशंस को इंक्रीज करेगा। आपने नेफ्रॉन्स पढ़ा होगा तो उसमें साइट पढ़ी होगी, साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4, है ना। तो साइट 4 के आसपास आपने देखा होगा कि ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन और अपना एल्डोस्टेरॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये एल्डोस्टेरॉन के सेक्रेशंस को इंक्रीज करेगा बेटा, जिसके कारण सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होगा। ड्यू टू दिस increase retention of sodium and water। सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन, है ना, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब सोडियम और वाटर का रिटेंशन इंक्रीज होने से क्या फर्क पड़ेगा, तो आपने डायरेटिक्स में पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी में जब एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो जहां जहां सोडियम जाती है वहां वहां वाटर जाता है।
और अगर सोडियम और वाटर का रिटेंशन बॉडी के अंदर बना रह गया तो ऑब्वियसली ब्लड में क्या प्रेजेंट है, तो ब्लड में अप्रोक्स 50% तो क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। और आपने उस वाटर को क्या कर दिया, यहां पर स्टोर करके रखे हो, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी ना, ब्लड का अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि आप ब्लड जो वाटर जो रिलीज होना था यूरिन के थ्रू, बॉडी से बाहर होना था, एक्सक्रीट आउट होना था यूरिन के फॉर्म में, उसको आपने बॉडी के अंदर ही अभी स्टोर करके रखा है। तो स्टोर करके रखोगे तो वाटर रहेगा कहां, तो वाटर रहेगा ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स में क्या है, तो वॉल्यूम बढ़ेगी, क्योंकि आप पानी पी भी रहे हो। और देखो पानी पीने का भी एक मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या करता है ना, थर्स्ट बिहेवियर भी डेवलप करता है जी, मतलब चारों तरफ से घेर के रखा है बीपी बढ़ाने के लिए, ये एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर बीपी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा है। तो ये वाटर और सोडियम के रिटेंशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और वाटर और सोडियम का रिटेंशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको मालूम है कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो बीपी वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। देखो कुछ चीजें ऐसा है कि मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पर जो मैं बोर्ड है इस बोर्ड पे मैं आपको नहीं लिख रहा हूं, तो आपको खुद ही वहां पर लिखना है, आपको खुद ही वहां पर क्या करना है, इसको लिखना है, आप अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे। थर्ड पॉइंट है बेटा कि एंजियोटेंसिन हैज डायरेक्ट एक्शन ऑन किडनी, ये तो अपन देख लिए। इट इंक्रीज ड्रिंकिंग बिहेवियर, यानी कि इट इंक्रीज ड्रिंकिंग बिहेवियर, ड्रिंकिंग बिहेवियर, इट इंक्रीज ड्रिंकिंग बिहेवियर, ड्रिंकिंग बिहेवियर एंड एडीएच एंड एडीएच रिलीज। अब सुनना, पहला काम क्या कर रहा है, कैल्शियम की एंट्री, कैल्शियम अगर इंटर होगा हार्ट के अंदर में एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो हार्ट काम करना ज्यादा शुरू कर देगा, और हार्ट ज्यादा काम शुरू करेगा तो 5 लीटर के बदले 10 लीटर ब्लड देना शुरू कर देगा। पाइप तो हमारी वही है, ब्लड वेसल्स तो हमारी यही है। सेकेंड क्या है, यानी बीपी बढ़ेगा, इस कारण से क्या होगा, इस कारण से बीपी इंक्रीज होगा, बीपी क्या हो गया, इंक्रीज। सेकंड क्या है, तो एल्डोस्टेरोन की सेक्रेशंस को बढ़ाएगा, जिसके कारण क्या होगा, तो सोडियम और वाटर की रिटेंशन बढ़ेगी, यानी कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, जिस कारण से भी बीपी क्या होगी, इंक्रीज। तो सेकंड रीजन भी बीपी को बढ़ाएगा। थर्ड रीजन क्या करता है, इंक्रीज ड्रिंकिंग बिहेवियर। एक तो पानी हम स्टोर करके रखें, उसको हम बाहर नहीं एक्सक्रीट कर रहे हैं यूरिन के थ्रू, और ऊपर से हम यहां पर क्या कर दिए, तो ड्रिंकिंग बिहेवियर को इंक्रीज कर दिया, और पानी पिला रहे हैं, प्यास लगेगी जी ज्यादा तो और पानी पियोगे, यानी ऑलरेडी ब्लड के अंदर में वाटर का वॉल्यूम ज्यादा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो चुकी है, ऊपर से और पानी पी रहे हो तो पानी जाएगा कहां, ब्लड के अंदर ही तो मिक्स होगा। तो इस कारण से देखो ड्रिंकिंग बिहेवियर इंक्रीज हो गया, और साथ ही साथ एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिलीज कर रहा है। एंटी डायरेटिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो डायूरेसिस प्रोसेस को ही डिक्रीज कर देते हैं। एंटी डायूरेसिस, डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन को एक्सक्रीट करना। ये हार्मोन जो है वो यूरिन होने ही नहीं देगा, यूरिन कम कर देगा, यूरिन का कंसंट्रेशन, यानी यूरिन लगी भी है उसको बंद कर देगा। तो मिला जुला करके आपकी बॉडी के ब्लड वेसल्स के अंदर में वाटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, और वाटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ यानी कि ब्लड वॉल्यूम अल्टीमेटली इंक्रीज हुई, और ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुई है तो आपको मालूम है कि आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि एंजियोटेंसिन जो है बेटा ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। क्या चीज करने के लिए, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि बीपी बढ़ती कैसे है। तो बीपी बढ़ने का मैंने एक बेसिक रीजन आपको बताया कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर जो अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है वो दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण बीपी बढ़ेगी, जो मैंने यहां पर आपको बताया। एक मैंने बताया जो एंजियोटेंसिन वाला कॉन्सेप्ट था कि लीवर जो है वो एंजियोटेंसिन के कारण हमारी बीपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये बेसिक रीजन है, इसके कारण बीपी क्या होती है, बढ़ती है। एकमात्र रीजन मैंने आपको बताया पैरासिम्पैथेटिक, जिसके कारण बीपी क्या होती है, लो होती है। ये बीपी को लो करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम लोग आते हैं बेटा ट्रीटमेंट अप्रोच पे। कहां पर आते हैं, ट्रीटमेंट अप्रोच पे। तो रीजन अपन डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट रीजन अपना क्या था, अल्फा रिसेप्टर बीपी को बढ़ाएगा जी, यहां पर बीपी बढ़ाने के लिए रीजन देख रहे थे। दूसरा बीटा रिसेप्टर आ गया। थर्ड रीजन क्या है बेटा,
थर्ड आप क्या कह सकते हो? तो थर्ड आपने देखा कि रेनिन एंजाइम जो है ये भी तो बीपी बढ़ा रहा था। यही एंजाइम यहां पर मैंने आपको बताया था, अगर ये एंजाइम देखो, ये एंजाइम अगर नहीं होता, रेनिन एंजाइम अगर नहीं होता तो क्या एंजियोटेंसिन 1 बनता? नहीं। एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनता तो क्या एंजियोटेंसिन 2 बनता? नहीं। एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनता तो क्या 81 82 बनता? नहीं। और ये नहीं बनता तो क्या ये सारी चीजें होती नहीं? तो यहां पर तो मेन रोल तो रेनिन का था ना। वैसे ही अगर रेनिन छोड़ो, एसीई यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये भी अगर है तो वैसे ही है। तो जब हम ट्रीटमेंट अप्रोच पे जाते हैं, कहां पर आते हैं? ट्रीटमेंट अप्रोच, कि हम ब्लड प्रेशर को ठीक कैसे करें। तो ब्लड प्रेशर को ठीक तब करेंगे जब हमें यह मालूम हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर होता कैसे है, किस कारण से बीपी बढ़ती है। तो पहला रीजन था ट्रीटमेंट में, पहला रीजन था कि ब्लड प्रेशर को बढ़ने के पीछे पहला रीजन था तो अल्फा रिसेप्टर का इंक्रीज होना। यहां पर मैंने आपको बताया था पैरासिम्पैथेटिक में कि अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, तो ट्रीटमेंट करना है। अगर ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो उसको डीएक्टिवेट कर दो। आप ऐसा मॉलिक्यूल्स बनाओ, ऐसा मेडिसिन बनाओ, ऐसा ड्रग्स बनाओ जो अल्फा रिसेप्टर को डिक्रीज कर दे। हो गई ट्रीटमेंट। कोई बीमारी हुई है अल्फा रिसेप्टर को बढ़ने से, मैंने आपको बताया था पहली वाली क्लास में कि अगर हमें झगड़ा सुलझाना है घरों का तो हमें झगड़ा के तह पे जाना होता है, झगड़ा का रीजन पता करना होता है कि झगड़ा हुआ कैसे। तो अगर हमें बीमारी ठीक करनी है हमारी बॉडी का, तो हमें यह पता करना होता है कि बीमारी हुई कैसे। तो बीमारी होने के पीछे पहला रीजन क्या था? तो अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया था। तो ठीक है ना, अल्फा ब्लॉकर ड्रग दे दो, अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो। यहां पर जो मैं आपको अल्फा रिसेप्टर बताया हूं, इस अल्फा रिसेप्टर को आपको क्या करना होगा? ब्लॉक करना होगा। इस अल्फा रिसेप्टर को आप क्या कर दो? ब्लॉक कर दो, आपको मिल जाएगा ट्रीटमेंट। बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो, रेनिन एंजाइम को ब्लॉक कर दो। ऐसा मेडिसिन बनाओ, ऐसे ड्रग्स बनाओ जो इन सबको ब्लॉक कर दे, इनके एक्शंस को ही कम कर दे। मैं झगड़ा का कारण हूं तो मुझे घर में आने ही मत दो। कोई पड़ोसी ऐसे होते हैं जो आपके घर में आते हैं और आपके घर में लड़ाई लगाकर चले जाते हैं। जैसे रामायण में मंथरा थी, लड़ाई लगा दी, तो मंथरा ना होती ना लड़ाई होता, मंथरा को ही नहीं लाते तो लड़ाई होती क्या? रावण वनवास होता क्या प्रभु श्री राम जी को? नहीं होती। तो ये रीजंस हमें पता करने होते हैं कि कौन है। तो पहला रीजन मैंने आपको बताया कि अल्फा रिसेप्टर है। तो अल्फा रिसेप्टर को आप क्या कर दो? अगर ट्रीटमेंट आपको करना है तो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करना होगा। और वैसे ड्रग जो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं उस रिसेप्टर को हम बोलते हैं अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर और अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एंटागोनिस्ट। सेकंड क्या है ट्रीटमेंट अप्रोच? तो बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर, बीटा रिसेप्टर के कारण हो रहा था बीपी बढ़ रही थी। थर्ड रीजन क्या है बेटा? तो रेनिन एंजाइम इनहिबिटर, रेनिन एंजाइम को इनहिबिट करो। ड्रग कुछ नहीं करता है जी, ड्रग हमारी बॉडी में जो डिसऑर्डर हुई है यानी जो ऑर्डर में चीजें चल रही थी, एसिटाइल कोलिन और नॉन एड्रेनलिन के बीच में बैलेंस था या एड्रेनलिन और एसिटाइल कोलिन के बीच में बैलेंस था, किसी कारण से बैलेंस इम्बैलेंस हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो उसको फिर से वापस लाना है। यही तो हमारा मेडिसिन का काम है। तो रेनिन बीपी बढ़ा रहा है ना, रेनिन अभी हमने देखा यहां पर कि रेनिन एंजाइम जो है जो आगे ये सारा प्रोसेस को प्रोसीड कर रहा है, लीड कर रहा है। तो रेनिन को ही बंद करो ना। अगर हम इस एंजाइम को यहां पर बंद कर देंगे तो ऑब्वियसली वहां पर क्या हो जाएगा? तो वहां पर अगर आप बंद कर दोगे तो वहां पर बीपी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा हम ट्रीटमेंट अप्रोच क्या है? तो एसीई इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को भी इनहिबिट कर सकते हैं। यहां पर देखो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये एंजाइम जो है एंजियोटेंसिन 2 को बनाने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। हम इस एंजाइम को ही क्या करें? टारगेट करें। यानी ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है बेटा, इस एंजाइम को यहां पर क्या कर दें? कैंसिल कर दें। तो यहां पर कौन सा ड्रग यूज होगा भाई? तो एसीई एंजाइम इनहिबिटर। और क्या कर सकते हैं? तो हमने और क्या देखा कि भाई ये 81 जो है रिसेप्टर, ये बीपी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम क्या यूज करेंगे? तो एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग देखो क्या यूज करेंगे भाई? ट्रीटमेंट अप्रोच में बता रहा हूं कि बीपी ठीक कैसे करोगे। तो बीपी होती किसके कारण है? अल्फा रिसेप्टर के कारण, तो उसको ब्लॉक कर दो, ठीक हो जाएगा। बीपी होती है बीटा रिसेप्टर के कारण, उसको ब्लॉक कर दो, बीपी ठीक हो जाएगा। रेनिन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको इनहिबिट कर दो, बीपी ठीक हो जाएगा। एसीई को इनहिबिट कर दो, बीपी ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही यहां पर अब हमें क्या करना होगा? तो अब हमें करना होगा एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर।
रिसेप्टर ब्लॉकर, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो, क्योंकि ये रिसेप्टर भाई बीपी बढ़ाने के लिए कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एक तो ड्रिंकिंग बिहेवियर भी क्रिएट कर रहा है, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी ये कर रहा है, एल्डोस्टेरोन को भी प्रमोट कर रहा है और कैल्शियम की इन्फ्लक्स भी करवा रहा है। और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा और हमारे पास क्या अप्रोच है, तो इसके अलावा हमारे पास और भी अप्रोच है। AT1 के अलावा एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देंगे, क्योंकि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये एल्डोस्टेरोन जो था बेटा वो सोडियम और वाटर के रिटेंशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो इस एल्डोस्टेरोन को भी हम क्या कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं। इस एल्डोस्टेरोन को भी हम क्या करेंगे बेटा, इनहिबिट करेंगे। तो इस एल्डोस्टेरोन को भी अपने को क्या करना है, इनहिबिट करना है। तो नेक्स्ट अपना आते हैं, तो नेक्स्ट है अपना यस दिस वन है ना, ट्रीटमेंट अप्रोच में। तो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। इसके अलावा अपना पास क्या ऑप्शन है बेटा, तो कुछ ऐसे ड्रग आते हैं जो अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक करते हैं। कुछ इंडिविजुअल हैं जो केवल अल्फा को ब्लॉक करते हैं, कुछ केवल बीटा को ब्लॉक करते हैं। कुछ ऐसे मेडिसिन है जो दोनों को ब्लॉक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। ऐसा मेडिसिन बनाओ जो अल्फा प्लस दोनों, अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, ये हमारा ट्रीटमेंट अप्रोच होगा। और क्या कर सकते हैं, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग, क्या यूज कर सकते हैं बेटा, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। इसका मीनिंग मैं बताता हूं। सिंपैथोलाइटिक, लाइटिक का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन करना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अल्फा 1 रिसेप्टर जो है बेटा उसके अपोजिट काम करता है अल्फा 2 रिसेप्टर, है अल्फा का ही, लेकिन अल्फा 2 रिसेप्टर ब्रेन स्टेम के अंदर सिंपैथोलाइटिक प्रॉपर्टी शो करता है। सिंपैथोलाइटिक का मतलब है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट एक्शन देगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा था, तो ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रक्शंस कॉज कर रहा था। ये सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक जो ड्रग है वो ब्लड वेसल्स में डायलेशन कॉज करेगा। अल्फा 2 वाले हैं, ये क्या है, अल्फा 2 एगोनिस्ट इसको बोलते हैं, अल्फा 2 एगोनिस्ट है, जो सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, शो करेगा बॉडी के अंदर। तो ये अपने पास अप्रोच होगा कि सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग हो जाएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं भाई, तो हमारी डाययूरेसिस, मैंने अभी आपको बताया ना कि डाययूरेसिस हमारी हो ही नहीं रही है, एंटी डायरेटिक हार्मोन आपने दे रखा है, तो यहां पर आपकी बॉडी से यूरिन निकलेगी ही नहीं। तो हम यूरिन को निकालना चाहते हैं, यूरिन निकलेगा तो पानी बाहर जाएगा। जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस होता है, किसी पेशेंट को बीपी बहुत बढ़ी रहती है, तो उसको डाययूरेसिस डॉक्टर देता है। यूरिन बाहर जाएगा तो यूरिन के साथ बाहर क्या चला जाएगा, वाटर, और वाटर चला जाएगा तो ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अमाउंट कम हो जाती है। तो ऑटोमेटिक पाइप का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पाइप मतलब ब्लड वेसल्स का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया तो हमारी ट्रीटमेंट हो गई। तो हम और क्या दे सकते हैं भाई, तो यहां पर दे सकते हैं डाययूरेटिक्स ड्रग। क्या दे सकते हैं बेटा, तो यहां पर हम डाययूरेटिक्स ड्रग दे सकते हैं। इसके अलावा ये सारा रीजन हुआ था ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, ये ब्लड वेसल्स था, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर हम इसको फिर से डायलेट कर दें तो भी बीपी ठीक हो जाएगा। तो लास्ट अपना है बेटा वेसोडाइलेटर, वेसोडाइलेटर। वैसे ड्रग जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं, वेसोडाइलेटर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर होने के कारण हमें सबसे पहले समझना था कि ब्लड प्रेशर होता कैसे है। तो ब्लड प्रेशर अल्फा रिसेप्टर के ज्यादा ये करने से होता है। पहले तो मैंने ये बताया कि अल्फा रिसेप्टर अगर एक्टिवेट होता है, बीटा रिसेप्टर अगर एक्टिवेट होता है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, ब्लड प्रेशर जो है वो आपको इंक्रीज होगा। रेनिन एंजाइम, ACE एंजाइम, एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर, ये जितने भी हैं ये सभी के सभी क्या कर रहे थे, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे थे। देखो ब्लड प्रेशर को बढ़ा कौन नहीं रहा था, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक बीपी को कम कर रहा था, इसलिए तो हमने यहां पर पैरासिम्पैथेटिक को कंसीडर ही नहीं किया। जो हमें नुकसान ही नहीं कर रहा है उसके साथ हम क्यों छिड़कानी करेंगे, नुकसान तो हमें ये कर रहा है, तो हम छिड़काने किसके साथ करेंगे, तो यहां पर जितने भी मैंने पॉइंट दिए हैं इनके साथ हम क्या करेंगे, तो इनके साथ हम छिड़कानी करेंगे। यहां पर सॉरी इनके साथ हम क्या करेंगे, छिड़कानी करेंगे, है ना। तो यहां पर क्लासिफिकेशंस जो है, तो ट्रीटमेंट अप्रोच में यहां है कि अल्फा रिसेप्टर कर रहा है तो अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दो, बीटा तो बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दो, रेनिन तो रेनिन एंजाइम इनहिबिटर दे दो, AC तो AC एंजाइम इनहिबिटर दे दो, AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये सारे ड्रग आप देकर के क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है बेटा वो आती है ड्रग क्लासिफिकेशन, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस और बेसिक जो है यहीं से अपना ड्रग रिलेटेड पॉइंट सारी चीजें आती है। तो अब आते हैं ड्रग की क्लासिफिकेशन।
ड्रग क्लासिफिकेशन, और किसकी क्लासिफिकेशन देख रहे हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का, जो अपना टॉपिक था उस टॉपिक का अब क्लासिफिकेशंस पे आ रहा है। तो क्लासिफिकेशंस मैं अपने निमोनिक्स के अकॉर्डिंग बनाया हूं, आप सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हो, जो केडी त्रिपाठी या आप दूसरे बुक को फॉलो करते होंगे अगर किसी राइटर्स की बुक को, तो जरूरी नहीं है कि उनके ही सीक्वेंस से आप फॉलो करो, है ना। ड्रग्स सेम रहेंगे लेकिन सीक्वेंस ऊपर नीचे आप कर सकते हो। तो मैं निमोनिक्स के लिए कुछ सीक्वेंस बनाया हूं और उसी सीक्वेंस से आपको ड्रग लिखा रहा हूं, आप लिखिएगा। तो पहला है बेटा ड्रग्स, यहां पे ड्रग क्लासिफिकेशन में ACE इनहिबिटर। पहली ड्रग जो हमने लिया है वो कौन लिया है? ACE इनहिबिटर। अभी अपन देख रहे थे ना कि कौन कौन से हैं। तो ड्रग की क्लासिफिकेशन जो है वो ट्रीटमेंट अप्रोच से बनती है कि हम उसको ठीक कैसे करते। नहीं तो अगर आपको ये मालूम ही नहीं होगा तो आप याद कर लोगे ACE इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर हाइपरटेंशन में यूज होता है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि ACE इनहिबिटर हम यूज क्यों कर रहे हैं। तो अब तो हमें मालूम हो गया कि भाई ACE जो एंजाइम है ये क्या कर रहा है। तो ACE एंजाइम जो है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा है। ये एंजियोटेंसिन 2 आगे जाकर के AT1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है, जिसके कारण बीपी हमारी बढ़ रही है। तो इसलिए तो हम एंजियोटेंसिन 2 को ही हम क्या कर रहे हैं? ब्लॉक कर रहे हैं। एंजियोटेंसिन 2 को क्या कर रहे हैं? ब्लॉक कर रहे हैं। तो इसीलिए अब हमें यह मालूम हो गया कि हम ये ड्रग क्यों पढ़ रहे हैं। ACE इनहिबिटर के अंदर में कुछ ड्रग्स हैं बेटा, कुछ ड्रग्स जो हैं वो आपको केडी त्रिपाठी के जो क्लासिफिकेशन है उससे बाहर भी रह सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमने ऑल ऑथर्स की बुक को लेकर के एक जगह हमने क्लासिफिकेशंस को कंपाइल किया है, और हमारे बुक्स भी आते हैं बेटा क्लासिफिकेशंस की, जो मैं निमोनिक्स अभी दूंगा उस निमोनिक्स के साथ हमारी क्लासिफिकेशंस की बुक भी आती है। मैं आपको बताऊंगा उसका लिंक कि उसको हम परचेज कैसे कर सकते हैं। जो तो ACE इनहिबिटर में ड्रग है बेटा रैमीप्रिल। रैमीप्रिल के बाद है बेटा पेरिंडोप्रिल। फिर है बेटा कैप्टोप्रिल। फिर है बेटा इनेलाप्रिल एंड फॉसिनोप्रिल। So these all are the examples of those drugs which inhibit angiotensin converting enzymes in the case of hypertension patient। तो हाइपरटेंशन पेशेंट के केस में ये जो ड्रग है रेमिप्रिल, पेरिंडोप्रिल, कैप्टोप्रिल, इनेलाप्रिल और फॉसिनोप्रिल, ये सारे ड्रग्स जो है बेटा ACE एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो यहीं से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी कंप्लीट हो गया। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैप्टोप्रिल? तो कैप्टोप्रिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो कैप्टोप्रिल इनहिबिट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस भी खत्म, क्लासिफिकेशन भी खत्म और ट्रीटमेंट अप्रोच भी खत्म। क्लासिफिकेशन में ACE हम क्यों यूज कर रहे हैं ये भी खत्म हो गया। तो ये है फार्माकोलॉजी पढ़ने का तरीका। ये नहीं कि डायरेक्ट आए और अपन बोर्ड पर एक PDF खोल दिए और PDF में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, बच्चा को क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, अपनी मटेरियल है उसके मटेरियल्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व, और उसके बाद बच्चा गुणगान करे, हो गया खत्म। कॉन्सेप्ट पता ही नहीं चला हम ACE इनहिबिटर यूज क्यों कर रहे हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को पढ़ना है। ये हो गया पहली ड्रग। सेकंड यहां पे ड्रग है बेटा वेसोडाइलेटर। मैं क्या बता रहा हूं कि ये सीक्वेंस हो सकता है KDT में ACE बाद में हो, वेसोडाइलेटर पहले हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लासिफिकेशन का ये ड्रग मालूम होना चाहिए। वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके जीपेट में कि विच वन ऑफ द ड्रग इज ACE इनहिबिटर। तो आपको ACE इनहिबिटर में ये ड्रग्स आपको 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन इन ड्रग के आपको मिल जाएंगे, जो मैंने आपको यहां पर दिए हैं। तो वैसोडाइलेटर में 2 है बेटा, एक आर्टीरियर और एक है अपना आर्टीरियर प्लस वेनस। तो एक इसमें है बेटा जो आर्टरी को करता है डायलेट, और एक जो है वो आर्टरी और वेन दोनों को करता है। जो आर्टरी को करता है बेटा उसका नाम है हाइड्रेलाजीन। क्या नाम है? हाइड्रेलाजीन। इसके अलावा है बेटा मिनॉक्सिडिल, और एक और है बेटा डायाजोक्साइड। ये ड्रग जो है बेटा आर्टरी में है। सेकंड है यहां पर जो आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट करे। याद रखेंगे वो क्या पूछ रहे हैं, आर्टरी डायलेटर पूछ रहे हैं या वेन्स। डायलेटर का मतलब जो उसको चौड़ा करे, है ना। तो यहां पर डायलेटर याद रखेंगे। तो आर्टरी प्लस वेन में यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पे ड्रग है बेटा सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड।
नाइट्रोप्रूसाइड। अब आप कहोगे सर ये सारे क्लासिफिकेशंस कैसे याद करेंगे सर, इतने सारे ड्रग तो हमें याद ही नहीं होंगे, हम कैसे याद करेंगे? तो मैं आपको इसका छोटा सा निमोनिक्स देता हूं, है ना, कैसे याद करेंगे जो। और ये स्टोरी आपको याद रखना, बस रात को सोते समय एक बार स्टोरी को याद कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आपके सामने कॉम्पिटिशन्स के एग्जामिनेशंस में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक एक वर्ड आपको क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कराएगा बेटा। और ऐसे कितने सारे ड्रग्स हमें याद करने हैं, 1500 से ऊपर ड्रग्स हमें याद करने हैं, फार्माकोग्नोसी में इतने सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं। तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी होती है किसी भी कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के लिए। तो इसीलिए हमें छोटे छोटे निमोनिक्स, छोटे छोटे ट्रिक्स को हमें क्या करना होता है, उस पर फोकस करना होता है। तो यहां पे कैसे याद करेंगे बेटा, तो ACE से एक वर्ड निकालेंगे, उसको बोलेंगे एक्सीडेंटल। क्या बोलेंगे? एक्सीडेंटल। एक एक्सीडेंटल मैं स्टोरी सुना रहा हूं, एक्सीडेंटल से आप क्या लोगे? ACE। क्या लोगे? ACE। ACE को अपन क्या बोलेंगे? एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल एक स्टोरी है कि रानी नाम की एक लड़की थी। क्या थी भाई? रानी नाम की एक लड़की थी। रानी से क्या हो जाएगा? रैमीप्रिल। सभी में प्रिल वर्ड लिखा हुआ है। रानी नाम की लड़की थी, उसने एक परिंदे को कैप्चर की। परिंदा मतलब क्या होता है बेटा? पंछी, बर्ड, है ना। तो एक परिंदे को उसने क्या की? कैप्चर की, यानी कि पकड़ी। कहां से कैप्चर की? तो नाला से, यानी जो सीवेज होता है उससे उसको क्या की? कैप्चर की। और उसके बाद उसको क्या कर दी? फांसी दे दी। तो इसलिए तो एक्सीडेंटल स्टोरी है कि भाई जब उसको नाले से बचा करके घर लाई और उसके बाद परिंदे को फांसी दे दी, इसलिए तो मैंने इसको क्या बताया कि एक्सीडेंटल स्टोरी है। याद हो गया? अगर आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द ड्रग इज ACE इनहिबिटर, तो आपको ACE से याद रखना। अरे यार सर क्या बताए थे? तो हाँ सर क्या बताए थे? तो सर बताए थे कि ACE को एक्सीडेंटल याद करना है। तो एक एक्सीडेंटल स्टोरी थी, उसमें क्या था भाई? तो एक रानी नाम की लड़की थी, रैमीप्रिल, उसने एक परिंदे को कैप्चर की, पेरेंडोप्रिल। कैप्चर हो जाएगा कैप्टोप्रिल। कहां से कैप्चर की? तो नाले से, तो इनेलाप्रिल। और उसके बाद क्या कर दी भाई? तो फांसी लगा दी, फॉसिनोप्रिल। ड्रग याद हो गया ना। और फांसी लगाने के बाद उस बॉडी को जलाने के लिए वो कहां पर गई? तो बांस के डीलर के पास। बांस के डीलर का मतलब होता है बंबू। बंबू का प्लांट आपने देखा होगा, तो बंबू को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? बांस बोलते हैं। तो बांस के डीलर के पास, तो बांस के डीलर से हो जाएगा वेसोडाइलेटर। बांस के डीलर से क्या हो जाएगा? वेसोडाइलेटर। ऐसे ही छोटे छोटे निमोनिक्स याद रखना है। और बांस के जो डीलर था वो कहां पे रहता था? तो हैदराबाद में। कहां पे रहता था बेटा? हैदराबाद। हैदराबाद से हो जाएगा हाइड्रेलाजीन। ठीक है। और हैदराबाद में किसके साथ रहता था? 2 लड़की के साथ रहता था, एक मीनाक्षी और एक दिया। तो मीनाक्षी से मिनॉक्सिडिल और दिया से डाइजॉक्साइड। कैसे याद करेंगे? तो बांस का डीलर, वेसोडाइलेटर का अगर एग्जांपल आपसे पूछेगा तो याद रखना है कि बांस का डीलर सर बताए थे। और ये कहानी अभी आगे चलेगी कि एक एक्सीडेंटल स्टोरी थी जिसमें रानी ने एक परिंदे को कैप्चर की, नाले से फांसी दे दी, फिर वो बांस के डीलर के पास गई। बांस के डीलर जो हैदराबाद में रहता था, तो हैदराबाद से हाइड्रेलाजिन 2 लड़की के साथ रहता था, एक का नाम था मीनाक्षी यानी मिनॉक्सिडिल, और एक का नाम था दिया यानी कि डाइऑक्साइड। ये दोनों किसके साथ थे? तो नाना पाटेकर के साथ। तो नाना पाटेकर से हो जाएगा नाइट्रोप्रूसाइड। कंप्लीट ना, ये क्लासिफिकेशन से याद हो जाएगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे निमोनिक्स में दूंगा। अभी ये कहानी आगे चलेगा जी, ये कहानी बंद नहीं हुई है, अभी क्लासिफिकेशन और है ना। अभी तो हमने 2 ही ड्रग देखे, हमने तो यहाँ पे 10 ड्रग देखना है। टोटल कितने ड्रग देखना है? तो 10 हमने ऐसे पॉइंट निकाले थे जहां से हम बीपी को ठीक कर सकते हैं। 10 टाइप्स के हमने ड्रग यहाँ पर देखे थे जिसके थ्रू हम बीपी को ठीक कर सकते हैं। तो ये तो पहला अपना क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, दो ड्रग। अब थर्ड आते हैं, थर्ड वाले पे मैं लेकर के आता हूं आपको। तो थर्ड अपना है बेटा, अपना वेसोडाइलेटर हो गया। अब आते हैं AT1 इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन 1 इनहिबिटर। स्टोरी याद रखेंगे, अभी स्टोरी और चलेगा। एंजियोटेंसिन 1 इनहिबिटर के अंदर में कुछ ड्रग्स हैं बेटा, जैसे कि कैंडिसर्टन, अर्बिसार्टन, टेलमीसार्टन। इसके अलावा यहां पे ड्रग आ जाएगा बेटा वेलासेल्टन, लोसार्टन। तो लोसार्टन, ये ड्रग आ जाएंगे जो एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर क्या है? ब्लॉकर है, यानी कि इनहिबिटर है। कर लोगे? इसके अलावा फोर्थ ड्रग आएगा बेटा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब कहोगे सर कैल्शियम चैनल आपने तो बताया ही नहीं, आपने कहीं भी नहीं लिखा है कैल्शियम चैनल। लिखाया हूं क्या मैं? नहीं, लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आएगा क्योंकि देखो यहां पर कैल्शियम के इन्फ्लक्स के कारण ही तो, कैल्शियम के अंदर आने के कारण ही तो क्या हो रही थी? एनर्जी मिल रही थी हार्ट को।
अब इस चैनल को ही हम ब्लॉक कर देंगे, ना कैल्शियम अंदर आएगा, ना हार्ट को एनर्जी मिलेगी, ना हार्ट रेट बढ़ेगा, ना ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ना बीपी बढ़ेगी। आया समझ में? तो इसलिए हम यहाँ पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी ड्रग यूज करेंगे। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जी, सबसे ज्यादा यूज होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें बेटा नाइट्रेडिपिन, बीपी के पेशेंट को सबसे ज्यादा यही ड्रग दिया जाता है, नाइट्रेडिपिन। इसके अलावा बेटा नाइट में लैसिडिपिन, लैसिडिपिन, निफेडिपिन, निफेडिपिन, इसके अलावा है बेटा नेमोडिपिन और डिल्टियाजेम, नेमोडिपिन, नेमोडिपिन, डिल्टियाजेम, डिल्टियाजेम, बेरापामिल, बेरापामिल, यहीं पे और ड्रग में लिख रहा हूं, एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन और फेलोडिपिन, फेलोडिपिन। तो these all are the drugs which inhibit the calcium channel entry और कैल्शियम चैनल्स। तो ये वो ड्रग हैं जो कैल्शियम चैनल्स को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। और कैल्शियम की अगर ब्लॉकिंग होगी तो देखो वहां पर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निमोडिपिन। तो निमोडिपिन आपको याद रखना है क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशंस कहां पर है, कैल्शियम चैनल। तो निमोडिपिन इनहिबिट कैल्शियम चैनल या निमोडिपिन ब्लॉक कैल्शियम चैनल। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी कंप्लीट हो रहा है आपका और ड्रग की क्लासिफिकेशंस भी। कैसे याद करेंगे, तो अभी हम अपन कहां पर थे, तो एक रानी थी, एक्सीडेंटल स्टोरी था, यानी कि एसी इनहिबिटर। एक रानी थी जो परिंदे को कैप्चर की थी नाले से, उसको फांसी दे दी, बांस के डीलर के पास गई जो हैदराबाद में रहता था, मीनाक्षी और दिया के साथ, उसका नाम नाना पाटेकर था। अब क्या हुआ, एक एनजीओ था, एक एनजीओ होता है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो पशु पक्षी के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, सोसाइटी के लिए वर्क करता है। तो एक एनजीओ था, तो एनजीओ देखो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एंजियोटेंसिन। ये रिसेप्टर कौन सा है, एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर है। तो एनजीओ से अपन ये एनजीओ को एनजीओ बोलेंगे, है ना, इसको भी हम क्या बोलेंगे एनजीओ, और इसको भी हम क्या बोलेंगे एनजीओ। तो प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर कॉमन है, इसलिए हम यहाँ पर एक एनजीओ था बेटा, कहाँ का, कनाडा का। कहाँ का था, कनाडा का। तो कनाडा से हो जाएगा कैंडी शार्टन, और अरब का, अरब देश का, अरब से हो जाएगा अरबी शार्टन। उन्होंने तमिलनाडु वाले को, अपने देश में है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु वाले को, यानी साउथ में तमिलनाडु है, तो टेलमी शार्टन। तो तमिलनाडु वाले को क्या बोले भाई, तो तमिलनाडु वाले को लूजर कहे। क्या बोले, लूजर, कि तुम लोग लूजर हो, एक पंछी को तुमने फांसी पे चढ़ा दिया। तो फिर से समझना, तो रानी ने कैप्चर की परिंदा, याद रखेंगे, रानी ने कैप्चर की परिंदा, क्या भाई, रानी ने क्या की भाई, तो कैप्चर की परिंदा, नाले से फांसी दे दी। उसके बाद वो बांस के डीलर के पास गई, जो हैदराबाद में मीनाक्षी और दिया के साथ रहता था, उसका नाम था नाना पाटेकर। फिर एक एनजीओ था कनाडा का कैंडी शार्टन, अरब का अरबी शार्टन। उन्होंने तमिल वालों को, यानी कि टेलमी शार्टन, वालों से हो जाएगा अपना विल शार्टन, तमिल वालों को उन्होंने क्या कर दिए, लूजर बोले, यानी कि लूसार्टन। ये बात चली गई कहां पर भाई, तो प्रधानमंत्री के पास, भाई कि बाहर के देश जो है वो हमारी मजाक उड़ा रहे हैं, लूजर बोले हमें। तो प्रधानमंत्री ने क्या बोला कि ये सारी चीजों को सीसीटीवी में चेक किया जाए। कहां पर चेक किया जाए, सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए और उसमें चेक किया जाए कि सही में परिंदे के साथ ऐसा हुआ था क्या। तो सीसीटीवी से देखो, सीसीबी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यहां पर टी साइलेंट आपको रखना है, हो गया। तो सीसीटीवी से क्या लिखोगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो उन्होंने क्या बोले कि सीसीटीवी में चेक किया जाए। तो जब सीसीटीवी में चेक किया गया बेटा, तो क्या देखा गया कि नाइट में लाश को नाइफ से काटा गया। तो नाइट से नाइट्रेडिपिन, लाश से लैसिडिपिन, नाइफ यानी कि चाकू, नाइफ से निफेडिपिन, नाइफ से काटा गया। तो यहां तो अभी क्या बता रहे थे कि फांसी दिया गया है, और इसमें पता चल रहा है कि काटा गया है। तो इस कारण से नमो यानी कि नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, दिल्ली में वही बैठे हैं। तो नमो यानी कि नेमोडिपिन, और दिल्ली के बीरों ने यानी दिल्ली के कुछ और लोगों ने, तो दिल्ली से डिल्टियाजेम, बीर से बेरापामिल, इस अमल को फेल बताया कि भाई ये फालतू का है। इस अमल यानी कि अम्लोडिपिन, और फेल से हो जाएगा फेल्डोपिन। तो कैसे याद करेंगे बेटा, तो
कैल्शियम चैनल यानी कि सीसीटीवी में चेक कराया गया तो सीसीटीवी में क्या पता चला भाई कि नाइट में लाश को नाइफ से काटा गया, जिसके कारण नमो और दिल्ली के कुछ वीरों ने यानी कि नेमोडिपिन, डिल्टियाजेम, वेरापामिन इस अम्ल यानी कि एम्लोडिपिन को फेल बताया यानी कि फेल्डोपाइन। ये आपका कंप्लीट हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसके बाद ड्रग है बेटा सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। नेक्स्ट ड्रग तो फिफ्थ बनी सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। 4 हम लोग कंप्लीट कर लिए सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग। बस ये ड्रग के बाद ही हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा हो। थर्ड पार्ट अपन लाएंगे जिसमें ड्रग रिलेटेड पॉइंट आएगा, जहां से क्वेश्चंस जीपेट में आते हैं, है ना। तो वो वाला पोर्शन में थर्ड पार्ट में लेकर के आऊंगा। अभी ये क्लासिफिकेशंस तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग, इसके अंडर में ड्रग आता है बेटा क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा। क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा, ये 2 ड्रग आते हैं। 6 ड्रग है बेटा रेनिन इनहिबिटर। रेनिन इनहिबिटर, रेनिन इनहिबिटर में एकमात्र ड्रग है बेटा एलिसकीरेन। क्या है भाई? एलिसकीरेन। तो पहले इन 6 को याद कर लेते हैं। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग को कैसे याद करेंगे? तो अभी तक हमने क्या देखा भाई, तो सेंट्रल यानी कि दिल्ली और दिल्ली के वीरों ने इस अमल को फेल बताया। इस कारण से सेंट्रल यानी कि दिल्ली, सेंट्रल में हर एक कॉलोनी के अंदर जहां पर लोग रहते हैं, तो कॉलोनी से कॉलोनी क्या बांटा गया भाई? मिठाई बांटी गई। क्या बांटी गई? मिठाई। तो मिठाई से हो जाएगा मिठाइल डोपा। तो सेंट्रल में क्या बांटा गया? हर एक कॉलोनी में मिठाई की भारत की जीत हुई। तो सेंट्रल से सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक का मैंने मतलब बताया कि अल्फा 2 एगोनिस्ट होते हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर जो होता है ब्रेन में जब एक्टिवेट होता है तो ब्लड प्रेशर्स को लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि अल्फा 2 जो है अल्फा 1 के अगेंस्ट वर्क करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो कॉलोनी में मिठाई बांटी गई, कहानी खत्म हो गया। बस इतना आपको कहानी याद रखना है कि एक एक्सीडेंटल स्टोरी है। रानी नाम की एक लड़की थी, उसने परिंदे को कैप्चर की नाले से, बाद में उसको फांसी दे दी। बांस के डीलर के पास गई जो हैदराबाद में रहता था, वो मीनाक्षी और दिया के साथ रहता था, उसका नाम था नाना पाटेकर। फिर एक एनजीओ आया, कहाँ का भाई? तो कनाडा का, अरब का, और तमिल वालों को लूजर बोला। ये बात सेंट्रल तक चली गई। तो क्या बोला गया कि सीसीटीवी में चेक कराया जाए। सीसीटीवी में पता चला कि नाइट में लाश को नाइफ से काटा गया, जिस कारण से नमो और दिल्ली के कुछ वीरों ने इस अमल को फेल बताया और भारत की जीत हुई। इसलिए सेंट्रल यानी कि सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग, सेंट्रल में हर एक कॉलोनी यानी कि क्लोनिडीन हर एक कॉलोनी में क्या बांटी गई? तो हर एक कॉलोनी में मिठाई बांटी गई। कंप्लीट ना। ये अपना ये अगर ये छोटी सी ट्रिक अगर याद करते हो, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं बेटा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और एक एक वर्ड आपको वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा जीपेट के एग्जामिनेशन में। और नेक्स्ट है बेटा रेनिन इनहिबिटर। तो रेनिन से निकालेंगे रेन यानी कि बारिश। रेन में कौन भीगी? किरण। कौन भीगी भाई? तो किरण नाम की लड़की थी जो रेन में भीगी। तो बारिश में कौन भीगी? किरण। एकमात्र ड्रग है तो रेन से हो जाएगा रेनिन इनहिबिटर। और कौन भीगी? तो किरण। किरण से हो जाएगा एलिसकीरेन। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और क्वेश्चन वहां पर सॉल्व हो जाएगा। तो 6 ड्रग जो है अपना वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ड्रग पे आते हैं। नेक्स्ट ड्रग है बेटा अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर। तो नेक्स्ट वन इज अल्फा ब्लॉकर, 7th नंबर। अल्फा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर यूज करेंगे ना, क्योंकि अल्फा क्या कर रहा था? ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो इसलिए हम अल्फा ब्लॉकर यहाँ पर क्या करेंगे? यूज करेंगे। अल्फा ब्लॉकर में ड्रग था जी कि एक पाजी थे, प्राजोसिन, है ना। तो एक पाजी थे, वो तैर रहे थे, तो टेराजोसिन, टेराजोसिन किस लिए भाई? तो स्लिम होने के लिए, ट्रीम होने के लिए, तो ट्रीमजोसिन, ट्रीमाजोसिन, है ना। तो ट्रीमाजोसिन हो गया। उसी समय एक डॉग आया तो डॉगजा जोसिन, है ना। और डॉग जो है उनको उसी टाइम, है ना, तो टाइम तो हो जाएगा टैमसुलोसिन। ये एक ड्रग हट गया, टैमसुलोसिन। और वो फिनाइल अपना फिनॉक्सीबेंजामिन और फिनाइल फेंटोलामिन, है ना। तो फेंटोलामिन और फिनाइल बेंजामिन,
ये ड्रग है अल्फा ब्लॉकर। तो देखो अल्फा ब्लॉकर में कौन कौन ड्रग है, कैसे याद करेंगे, तो प्राजोसिन, टेराजोसिन, ट्रीमेजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसुलोसिन, फेंटोलामिन और फिनाइलबेंजामिन। कैसे याद करेंगे, तो एक पाजी थे यानी कि सरदार जी, है ना, बुरा कोई नहीं मानेंगे जी, है ना, ये अपन बस क्लासिफिकेशन से याद कर रहे हैं, है ना। तो एक पाजी थे जो तैर रहे थे, क्या कर रहे थे, तैर रहे थे, तो टेराजोसिन। उसी टाइम से हो जाएगा बेटा, देखो टाइम यहां पर है, टैमसुलोसिन। तो तैर किस ले रहे थे, ट्रिम होने के लिए यानी कि स्लिम होने के लिए। तो कैसे याद करेंगे, तो एक पाजी थे। अल्फा ब्लॉकर जहां पर भी आएगा तो आपको ये ट्रिक याद रखना है कि अल्फा ब्लॉकर में एक पाजी थे, तैर रहे थे ट्रिम होने के लिए उसी टाइम यानी कि टैमसुलोसिन। कौन आया, एक डॉग आ गया, कुत्ता आया भाई, तो डॉग से डोक्साजोसिन, और डॉग उन पर भौंकने लगा, पानी में आ गया। तो पानी में आता है तो डॉग जो है बेसिकली बार्किंग करता है, बार्क करता है, भों भों करता है, और पानी के कारण फेफे करने लगा। कैसे करने लगा भाई, तो फेफे, तो फेफे से हो जाएगा फेंटोलामिन और फेनाइलबेंजामिन। एक एक वर्ड वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। तो अल्फा 1 ब्लॉकर अगर आपसे पूछता है तो आपको अभी अल्फा 1 ब्लॉकर आपको सिंपैथोलाइटिक ड्रग में भी यूज होगा जी, फोर्थ सेमेस्टर का जो ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर सिंपैथोलाइटिक ड्रग में भी अल्फा ब्लॉकर सेम ड्रग यूज होते हैं। तो यही ट्रिक वहां पर भी आपको काम देगा। तो वहां पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विच वन ऑफ द ड्रग इज अल्फा ब्लॉकर इन नेचर, या विच वन ऑफ द ड्रग इनहिबिट अल्फा 1 रिसेप्टर, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस ट्रिक और निमोनिक्स कि एक पाजी थे जो तैर रहे थे ट्रीम होने के लिए, उसी टाइम एक डॉग आया और डॉग फेंफे करने लगा, खत्म, ड्रग ही खत्म। अब आते हैं जी 8th नंबर के ड्रग। 8th नंबर का जो ड्रग है अपना, 8th नंबर का जो ड्रग है वो अपना ड्रग कौन सा है, तो 8 नंबर में अपना ड्रग आ जाएगा बीटा ब्लॉकर। कौन सा ड्रग है बेटा, बीटा ब्लॉकर। इसमें ड्रग आएगा बेटा प्रोपेनोलॉल या मैटप्रोलोल, करो मैटप्रोलोल, एटिनोलोल, एसीब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, बेटॉक्सोलॉल, सेलिप्रोलॉल, नेबिवोलॉल, इस्मोलॉल और प्रोपेनोलॉल। यानी हर एक ड्रग के पीछे LOL लिखा रहेगा। बेसिकली टीचर यही ट्रिक देते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है जी, अभी आपको मैं बताऊंगा। सिंपल सा बीटा ब्लॉकर याद करने का मैं निमोनिक्स आपको देता हूं। कैसे याद करेंगे, तो एक माँ थी, कौन थी, माँ, सब में लोल लिखा हुआ है, माँ से हो जाएगा बेटा मैटप्रोलॉल, ए से एटिनोलॉल, ए से एसिबिटनॉल, और उसका एक बेटा था, बेटा से क्या हो जाएगा बेटॉक्सोलॉल, जो अपनी सहेली से यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था, तो सहेली से सेलिप्रोलॉल, जो नेवी में था, सहेली उसकी कहां पर थी, तो नेवी जो है मर्चेंट नेवी या तो जो जॉब होते हैं नेवी में थी, तो नेवी से नेविवोलॉल। इसमें सभी परिवार वाले को क्या हो रही थी, परेशानी, तो परेशानी से हो जाएगा प्रोपेनोलॉल। तो अल्फा ब्लॉकर याद कराने का मैंने ट्रिक दिया। बीटा ब्लॉकर कैसे याद करेंगे, तो एक माँ थी, यहाँ पे मैंने लिखा है एक माँ थी, माँ से हो जाएगा मेटोप्रोलॉल, अपना ये मेटाप्रोलॉल हो जाएगा, एटिनोलॉल, एसिबिटनॉल, ये सारे ड्रग आ जाएंगे वहां पर। एक माँ थी, एक बेटा था, वो अपनी सहेली से प्यार करता था, जो नेवी में जॉब करती थी, शादी करना चाहता था, लेकिन इसमें क्या थी, परेशानी थी। ये हो गया अपना बीटा ब्लॉकर खत्म। अब आते हैं 9th नंबर ऑफ ड्रग, दैट इज सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, सॉरी अल्फा, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक तो कंप्लीट ही हो गया जी, अल्फा ब्लॉकर ना, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर दोनों कंबाइंड आएगा, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। और जो अल्फा और वैसे ड्रग जो देखो अभी तक हमने जो देखा, ये वो ड्रग हैं जो केवल बीटा को ब्लॉक करेंगे, ये वो ड्रग हैं जो केवल अल्फा को ब्लॉक करेंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जो अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक करते हैं वैसे ड्रग। तो इसमें दो ड्रग है जी, कार्बिडोपा और लेबिटालोल। कार्बिडोपा, कार्बिडिलोल भी इसको हम बोलते हैं, कार्बिडिलोल है ना, सॉरी कार्बिडिलोल,
तो इसमें एक ड्रग है बेटा कार्वेडिलोल और एक है लेबेटालोल। तो देखो कोई टीचर जो है, मैंने अभी आपको बताया ना कि LOL करके बोलते हैं, तो LOL से देखो यहाँ पर बीटा ब्लॉकर भी है और अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर में भी LOL है, तो LOL याद नहीं करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर पूछ दिया तो आपको कहोगे अरे यार हर किसी में तो LOL ही लिखा हुआ है। तो LOL का ये ट्रिक याद करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया, माँ बेटा वाला। और अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर में आपको याद रखना है कार्वेडिलोल लेबेटालोल, है ना, कि अल्फा प्लस बीटा में क्या है, कार्वेडिलोल और लेबेटालोल। और 10 नंबर पे जो अपना ड्रग है बेटा वो है डायूरेटिक्स। कौन सा ड्रग है, डायूरेटिक्स। और डायूरेटिक्स में आपको ड्रग कौन कौन से हो जाएंगे जी, तो थायाजाइड डायूरेटिक, थायाजाइड डायूरेटिक्स आ जाएगा। इसके अलावे आपको एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट आ जाएगा, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, स्पाइनोलैक्टोन जिसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट आ जाएगा। जो डायूरेटिक्स वाले जो ड्रग है, जो हम ड्रग एक्टिंग ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम पर बेसिकली हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो वहां वाले ड्रग आपको जो है वो यहाँ पर आपको क्या होंगे, आ जाएंगे। तो डायरेटिक्स का जो ट्रिक है, निमोनिक्स है, वो अपन डायरेटिक्स में डिस्कस करेंगे। जब पूरी क्लासिफिकेशन अपन डायरेटिक्स का पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं ऐसे ही जो अभी मैंने आपको निमोनिक्स बताया है, इसी निमोनिक्स के बेस पर आपको वहां पर भी मैं क्या करूंगा, याद कराऊंगा। तो आज वाली क्लास में हमने क्या देखा कि एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स हैं, तो ड्रग की क्लासिफिकेशन तक हम लोग पहुंच गए। और क्लासिफिकेशन आने के पहले हमने क्या देखा, ये ट्रीटमेंट अप्रोच की इस रीजन के कारण ही हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और इन्हीं ट्रीटमेंट अप्रोच के कारण ही तो हम क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन बनाए। हमने ट्रीटमेंट अप्रोच में देखे कि एसीई को इनहिबिट करना होगा तो हमने यहाँ पे ड्रग बना दिया, मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कवर कर दी, हमने ऐसा मॉलिक्यूल डेवलप किया, हमने ऐसी मेडिसिन डेवलप की जो क्या करता है, तो एसी एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो एसी एंजाइम में रैमीप्रिल, पेरिंडोप्रिल, कैप्टोप्रिल, एनेलाप्रिल, फॉस्फोनोप्रिल, सारे ड्रग। तो आपको निमोनिक्स जो मैंने दिया था वो निमोनिक्स आपको याद करना है, ये क्लासिफिकेशन से याद रखनी है। कुछ ड्रग्स जो है वो बाहर के भी हैं, दूसरे ऑथर्स के भी बुक से के हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि हमारी भी बुक जो है वो अमेजोन पे बहुत ही जल्द आने वाली है। ये अप्रोक्स मान के चलो 13 to 14 ऑफ अगस्त को आपका वो रिलीज हो जाएगा अमेजोन पे, है ना। तो वहां से बुक परचेज कर सकते हो। वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज में वो बुक आपके लिए लिखा हूं, जिसमें आपके यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज के एग्जामिनेशंस भी कवर होंगे और साथ ही साथ जीपेट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो हैं वो आपको वो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इजिली सॉल्व हो जाएंगे। यानी आप जो बुक पढ़ते हो 400 पेज का, वो 400 पेज आपको मात्र मैं 90 पेज में खत्म कर दूंगा। एक सिनॉप्सिस रहेगी और इतनी बेस्ट रहेगी कि आप एक बार देख लोगे। मैं कभी डेमो दूंगा उस बुक का, कुछ पेजेस में आपके सामने लाऊंगा आने वाले क्लासेस में, उससे आप देख लोगे कि हाँ ये बुक कितनी ये है इंपॉर्टेंस आपके लिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और नीडी स्टूडेंट तक जरूर इस चीज को सेंड कीजिए, है ना। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी बेटा वो हाइपरटेंशन के थर्ड पार्ट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जीपेट के लिए, किसी अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल फार्मास्पायरेंट को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले स्टोर से फार्मास्पायरेंट जो हमारी ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कीजिए बेटा। वहां पर आपको सारे डिस्क्रिप्शंस मिलेगी कि हमारी कोचिंग क्लासेस कैसी लग रही है, उसकी फीस क्या है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे हम सारी चीजें लेकर के आए बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मास्पायरेंट।